यूनिवर्स अनगिनत गैलेक्सी से भरा हुआ है। अरबों सितारे, खरबों ग्रह और ऐसी दूरियां जिन्हें नापना नामुमकिन है। ऐसे में जिज्ञासु इंसानी दिमाग अक्सर सोचता रहा है कि क्या इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ हम अकेले हैं। अगर हम अकेले हैं तो ये डरावना है, क्योंकि इसका मतलब है कि इस अनंत अंधेरे में कोई और नहीं। और अगर हम अकेले नहीं हैं तो ये और भी ज्यादा डरावना है, क्योंकि तब सवाल उठता है कि इस ब्रह्मांड में और कौन कौन है, कहाँ है और क्या वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। इसी सवाल ने सैकड़ों सालों से इंसानों को बेचैन कर रखा है। लेकिन 1947 में अमेरिका में शुरू हुई कुछ घटनाओं ने इस सवाल को और भी ज्यादा आग दे दी। इसकी शुरुआत 24 जून 1947 से हुई, जब अमेरिकन एविएटर और बिजनेसमैन केनेथ आर्नल्ड माउंट रेनियर के पास अपना एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे। तभी उन्हें अचानक आसमान में चमकते हुए 9 अजीब ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए। वो ऑब्जेक्ट्स अनयूजुअल स्पीड से उड़ रहे थे और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई पानी पर फिसलती प्लेट हो। यही से फ्लाइंग सॉसर शब्द प्रचलन में आया और अमेरिकी मीडिया ने इसे हाथों हाथ उठा लिया। न्यूज़पेपर्स, रेडियो और पब्लिक इमेजिनेशन ने मिलकर इस मिस्ट्री को इतना बड़ा बना दिया कि केवल 2 हफ्तों के अंदर करीब 800 से ज्यादा अमेरिकियों ने सिमिलर ऑब्जेक्ट्स देखने का दावा किया। जब ये खबर अमेरिका में जोरों पर थी, उसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। 4 जुलाई 1947 को न्यू मैक्सिको में रॉसवेल में विलियम ब्रेजल नाम के एक किसान को रात में जोरदार आवाज सुनाई दी और आसमान में बेहद तेज रोशनी वाली कोई चीज दिखाई दी। लेकिन वो पहचान नहीं सका कि आखिर वो चीज क्या थी। उसने सोचा कि शायद तूफान आया होगा, इसलिए उसने इसे सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब वो अगले दिन खेत में गया तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। वहां दूर तक जमीन पर किसी चीज का मलबा फैला हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये किस चीज का मलबा है। इसलिए अगले दिन उसने न्यू मैक्सिको के शेरिफ जॉर्ज विल्कॉक्स को इन मलबों के बारे में खबर दी, जिनके जरिए ये बात रोजवेल आर्मी एयरफील्ड राफ तक जा पहुंची। इसके बाद राफ के जवानों ने उन मलबों को खेत से कलेक्ट किया और उन्होंने इस बारे में एक ऐसी बात कही जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि इन मलबों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें इंसानों ने नहीं बनाया और ये धरती के बजाय किसी और प्लेनेट से आए हैं। ये एक ऐसी बात थी जिसने इसे अचानक पूरी दुनिया की जिज्ञासा का विषय बना दिया और ये बात अमेरिका समेत पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। यही वो समय था जब आसमान में उड़ते हुए इन अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स को अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ कहा गया। माना गया कि ये किसी और प्लेनेट से आए एयरक्राफ्ट्स हैं जिन्हें उन प्लेनेट्स के जीव उड़ाकर धरती पर लाते हैं। दूसरे प्लेनेट के इन जीवों को एलियंस कहा गया। एलियंस और यूएफओस की बात पर लोगों का यकीन तब और पुख्ता हो गया जब कई अमेरिकन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने यह दावा किया कि अमेरिका एक खुफिया जगह पर एलियंस को पकड़कर उन पर रिसर्च कर रहा है। ये एक ऐसा रहस्य है कि इतने दशक बीत जाने के बाद भी एलियंस और यूएफओस आज भी इंसानों की जिज्ञासा का केंद्र बने हुए हैं। हाल ही में खुद फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कहा है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इन सब के बीच आखिर एरिया 51 कैसे केंद्र में आ गया? क्यों अमेरिका ने करीब 60 सालों तक इस जगह के बारे में दुनिया से छुपा के रखा? क्या एरिया 51 ही वो खुफिया जगह है जहां अमेरिका लंबे समय से एलियंस पर रिसर्च कर रहा था, या फिर एलियन की कहानियों की आड़ में अमेरिका किसी और खतरनाक काम को अंजाम दे रहा था? राफ ने खेत से मिले उस मलबे को लेकर जो बयान दिया था, उससे हंगामा काफी बढ़ गया था और लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए थे। लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि अगले ही दिन उन आर्मी ऑफिशियल्स ने अपना बयान वापस ले लिया और कहा कि उन्हें जो मलबा मिला था वो एक वेदर बलून का था। वेदर ऑफिसर इरविंग न्यूटन ने भी मीडिया के सामने आकर कहा कि ये वेदर बलून उनके रेडार टारगेट्स का हिस्सा था और उस वक्त अमेरिका में 80 वेदर स्टेशंस काम कर रहे हैं। ऐसे में तब कुछ हद तक एलियंस और यूएफओस की खबरें थम गई, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के मन में इस करिश्माई ख्याल ने घर कर लिया कि इस धरती से बहुत दूर किसी और प्लेनेट पर उन जैसे या उनसे भी एडवांस लोग रहते हैं, जिनमें से कुछ अपने एडवांस हवाई जहाजों में बैठकर धरती पर भी आते हैं। उनका एक ख्याल तब और पक्का हो गया जब 1970s में फिर से न्यू मैक्सिको के डेजर्ट के ऊपर एलियन क्राफ्ट क्रैश होने की खबरें आने लगी। हद तो तब हो गई जब 1978 में राफ में काम करने वाले एक रिटायर्ड ऑफिसर जेसी मार्शल सामने आए और उन्होंने कहा कि 1947 में राफ का वेदर बलून का दावा महज एक कवर स्टोरी था और असल में वो मलबा एक यूएफओ का ही था। उन्होंने ये तक कहा कि क्रैश साइट पर सिर्फ मलबा नहीं बल्कि कुछ एलियंस की डेड बॉडीज भी मिली थी। चूंकि ये दावा
राफ से जुड़े एक एयर ऑफिसर ने किया था, इसलिए एलियंस के एग्जिस्ट करने की बातें फिर से जोर पकड़ने लगी। 2 साल बाद एक फेमस अमेरिकन राइटर चार्ल्स बर्लिट्ज ने यूएफओ रिसर्चर विलियम एल मूरे के साथ मिलकर द रोजवेल इंसिडेंट नाम की एक बुक लिखी, जिसमें जैसे मार्शल समेत 90 से ज्यादा विटनेसेस के इंटरव्यूज के आधार पर यही बात दोहराई गई कि वो मलबा यूएफओ का ही था और उसमें मिली एलियंस की डेड बॉडीज को सरकार ने इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद लोगों को यही लगने लगा कि गवर्नमेंट एलियंस के सबूत छुपा रही है। ये तक खबरें आने लगी कि क्रैश में एक एलियन जिंदा बच गया था, जिसे यूएस आर्मी ने एक सीक्रेट बेस में छुपा कर रखा हुआ है। माना जाने लगा कि अमेरिका द्वारा उस एलियन और यूएफओस पर सीक्रेट रिसर्च चल रही है और एलियंस की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही है, ताकि उसकी एडवांस सिस्टम्स को कॉपी किया जा सके और एलियन लाइफ के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल की जा सके। ये सब एक टॉप सीक्रेट लोकेशन पर हो रहा था, लेकिन वो जगह कौन सी थी, इसके बारे में पहली बार तब सामने आया जब 14 अक्टूबर 1988 को अमेरिका में यूएफओ कवर अप लाइव नाम का एक प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुआ। इसमें पहली बार नेवाडा में मौजूद एक सीक्रेट बेस एरिया 51 का जिक्र किया गया और दावा किया गया कि वहां यूएफओज और एलियन से जुड़ी एक्टिविटीज चल रही है। इस प्रोग्राम में मैजेस्टिक 12 का भी जिक्र था, जो कथित तौर पर अमेरिका का एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था, जिसे साल 1947 में अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन के आदेश पर एलियन क्रैश इंसिडेंट्स की जांच और उन्हें छिपाने के लिए बनाया गया था। मैजेस्टिक 12 में साइंटिस्ट, मिलिट्री ऑफिसर्स और कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स शामिल थे। यह पहला मौका था जब एरिया 51 के बारे में पता चला था, लेकिन अमेरिका की सरकार ने ऐसी किसी भी लोकेशन और एलियन रिसर्च के दावों को लगातार झूठा बताया और मैजेस्टिक 12 को महज मनगढ़ंत कहानी करार दिया। लेकिन टाइम टू टाइम कोई ना कोई शख्स सामने आकर कुछ ऐसा अनयूजुअल क्लेम कर देता, जिससे अमेरिका की एलियन रिसर्च की खबरें फिर से जोर पकड़ने लगती। ऐसे ही 13 में 1989 को बॉब लजार नाम के एक शख्स ने क्लेम किया कि वो एरिया 51 में गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पर एलियन स्पेसक्राफ्ट पर रिसर्च कर चुका है। इतना ही नहीं, उसने एरिया 51 में कई यूएफओस को देखने और एलियन से बात करने की बात तक कह दी। इसके अलावा ड्रीमलैंड नाम की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, जिसमें एक 71 साल के मैकेनिकल इंजीनियर ने भी दावा किया कि वो 1950s में एरिया 51 में काम कर चुका है और वहां फ्लाइंग डिस्क सिमुलेटर पर काम करता था, जो कथित तौर पर यूएफओ पायलट्स को ट्रेन करने के लिए बनाया गया था। उसने ये भी क्लेम किया कि उसने जे रॉड नाम के एलियन के साथ काम किया, जो टेलीपैथी के जरिए कम्युनिकेट करता था। इस बात को और बल तब मिला जब अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट डैन ब्यूरिश ने भी ऐसा ही दावा किया। उन्होंने एरिया 51 में एलियन वायरसेस की क्लोनिंग पर काम करने की बात कही और साथ में यह भी बताया कि उन्होंने भी जे रॉड नाम के एलियन के साथ काम किया था। इस तरह के दावों ने एलियंस के एग्जिस्ट करने की थ्योरी को एक बार फिर से गरमा दिया और एरिया 51 को इस पूरे रहस्य के सेंटर में खड़ा कर दिया। 1990s तक एरिया 51 का नाम एलियन रिसर्च के साथ इस तरह जुड़ चुका था कि हर नई यूएफओ की कहानी वही आकर टिक जाती थी। ऐसे माहौल में अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए चुप रहना मुश्किल हो गया। इसलिए 1994 में अमेरिकन एयरफोर्स सामने आई और उसने बताया कि 1947 में रोजवेल में मिला वो मलबा ना तो यूएफओ का था और ना ही वेदर बलून था, बल्कि वो एक न्यूक्लियर सर्विलियंस बलून था, जो एक ऐसा स्पाई डिवाइस था जिसे प्रोजेक्ट मोगुल के तहत डेवलप किया गया था। इसका मकसद उस दौरान सोवियत यूनियन द्वारा अननोन लोकेशन पर टेस्ट किए जा रहे न्यूक्लियर वेपन्स को डिटेक्ट करना था। लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स के इस खुलासे पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि अमेरिकी सरकार बार बार इसको लेकर अपना बयान बदल रही थी। वो कभी इसे वेदर बलून तो कभी न्यूक्लियर सर्विलियंस बलून बता रही थी। इसलिए अमेरिकी सरकार की इस सफाई के बाद भी एरिया 51 के बारे में बातें कम नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे शायद अमेरिका खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका है। जितना वो समझाने की कोशिश करता, उतने ही नए सवाल खड़े हो जाते। तो क्या सच में एलियन रिसर्च छुपाई जा रही थी, या फिर अमेरिका जानबूझकर शुरू में इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को आगे बढ़ाता रहा ताकि इसकी आड़ में वो अपने असली मंसूबों को छुपा कर रख सके? ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर एरिया 51 है क्या और अमेरिका इसके पीछे अपना कौन सा गहरा राज छुपा रहा था।
एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा के विशाल डेजर्ट में एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां कभी ग्रूम लेक नाम की एक झील हुआ करती थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकन मिलिट्री ने यहां न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की थी। तब अमेरिका न केवल एटम बॉम्ब बना चुका था बल्कि वो इन्हें जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराकर अपनी न्यूक्लियर पावर भी दिखा चुका था। न्यूक्लियर वेपन के दम पर अमेरिका के पैर जमीन पर नहीं थे और वो अपनी पावर पर इतरा रहा था, लेकिन उसकी ये खुशी महज कुछ साल की साबित हुई। 1949 में सोवियत यूनियन ने भी न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करके अमेरिका सहित पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब अमेरिका को डर सताने लगा कि इस न्यूक्लियर रेस में कहीं सोवियत उससे आगे ना निकल जाए, इसलिए अमेरिका ने फैसला किया कि वो ऐसे स्पाई सैटेलाइट्स और एयरक्राफ्ट डेवलप करेगा जो सोवियत के रेडार में आए बिना उसके न्यूक्लियर डेवलपमेंट साइट और मिलिट्री बेस के ऊपर उड़ान भरकर उसकी जानकारी जुटा सके। ऐसे में सीक्रेटली U-2 स्ट्रेटेजिक रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, जिन्हें 70,000 फीट की ऊंचाई पर बिना रिफ्यूलिंग के 4800 किलोमीटर तक उड़ान भरने के लिए बनाया जाना था। इस प्रोजेक्ट की एक्सट्रीम सीक्रेसी के चलते CIA के 2 ऑफिसर्स को एक ऐसी लोकेशन की तलाश में लगाया गया जहां स्पाई प्लेन्स और U-2 एयरक्राफ्ट को डेवलप और टेस्ट किया जा सके और उन पर किसी की भी नजर ना जा सके। इसी क्रम में CIA को नेवाडा के विशाल रेगिस्तान में सूखी ग्रूम लेक के बीच एक सीक्रेट बेस के बारे में पता चला। ये इलाका इतना रिमोट था कि यहाँ इंसान ना के बराबर रहते थे। यहाँ पहुंचने के लिए करीब 250 किलोमीटर लंबा सफर करना पड़ता था जो डेजर्ट के बीच से गुजरता था और बीच रास्ते में कोई फ्यूल स्टेशन भी नहीं था। ऐसे में CIA को ये जगह बहुत पसंद आई, इसलिए उसने अप्रैल 1955 में यहाँ ग्रूम लेक टेस्ट फैसिलिटी स्टैब्लिश की, जिसका नाम पैराडाइज रैंच रखा गया, जिसे बाद में द रैंच कर दिया गया। इसके बाद इसे काफी सिक्योर बनाया गया। वहाँ फोटोग्राफी को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया और ऐसे करने वालों को गार्ड्स द्वारा सीधे गोली मारने के आदेश दिए गए। इसके अलावा इसके आसपास के 1600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को रेस्ट्रिक्टेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया और इसके आसपास किसी भी तरह की उड़ान को रोक दिया गया। रूल इतने सख्त थे कि न तो इसके ऊपर अमेरिकन एयरफोर्स का कोई एयरक्राफ्ट उड़ सकता था और न ही अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की कोई सैटेलाइट उसके ऊपर से गुजर सकती थी। आगे यही इलाका एरिया 51 के नाम से फेमस हुआ। इस टेस्ट फैसिलिटी के एरिया 51 नाम रखे जाने को लेकर कई तरह की कहानियां हैं। कोई कहता है कि यहाँ प्रोजेक्ट 51 नाम का एक और सीक्रेट प्रोजेक्ट किया गया था, इसलिए इसका नाम एरिया 51 पड़ा। तो कोई मानता है कि इसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के नंबरिंग ग्रिड से लिया गया है और चूंकि ये एरिया 15 के पास मौजूद है, इसलिए इसका उसी से मिलता जुलता नाम एरिया 51 रख दिया गया। आगे चलकर अमेरिका ने यहाँ दुनिया की नजर से छुपकर कई U-2 एयरक्राफ्ट डेवलप किए और उनसे सोवियत यूनियन के कई न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री बेसेस और कई टेस्टिंग एरियाज के बारे में पता लगाया। लेकिन इसी बीच 1 मई 1960 को अमेरिका का एक स्पाई एयरक्राफ्ट जब सोवियत के स्वर्डलोव्स्क के आसपास उड़ान भर रहा था तो सोवियत ने उसे ट्रैक कर मिसाइल से शॉट डाउन कर दिया। इतना ही नहीं, सोवियत ने इसके पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स को कैप्चर कर लिया और उससे लंबी पूछताछ की। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका इसे वेदर प्लेन बताता रहा, पर बाद में वो सोवियत के सामने इतना एक्सपोज हो गया कि उसे एक्सेप्ट करना पड़ा कि उसके एयरक्राफ्ट सोवियत में स्पाई उड़ान भर रहे थे। हालांकि सोवियत को एरिया 51 के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। इसके बाद अमेरिका ने एरिया 51 में ही लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड डेवलप किया जो U-2 से 5 गुना तेज स्पीड से उड़ान भरता था और उससे 15,000 फीट ऊंचा यानी 85,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता था। इसी दौरान इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने ऑपरेशन डायमंड के जरिए इराक से एक सोवियत एयरक्राफ्ट MiG-21 को चुरा लिया था, जिसे कुछ दिनों बाद इजराइल ने उसकी टेक्नोलॉजी को स्टडी करने के लिए अमेरिका को दे दिया था। अमेरिका ने उसको एरिया 51 में ही लाकर स्टडी किया था। लेकिन सवाल यह है कि फिर लोग एरिया 51 को एलियन से क्यों जोड़ने लगे। इसके पीछे कारण यह था कि 1950s में सिविलियन एयरक्राफ्ट केवल 20,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ सकते थे, जबकि कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट ज्यादा से ज्यादा 40,000 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ान भर पाता था। लेकिन अमेरिका द्वारा सीक्रेटली 1950s में डेवलप किया गया U-2 एयरक्राफ्ट करीब 70,000 फीट और 1970s में बना लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड 85,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरता था। इतनी ऊंचाई पर उड़ते एयरक्राफ्ट उस समय आम लोगों के लिए अनजाने थे और ये एयरक्राफ्ट उन्हें नंगी आंखों से अच्छी तरह नहीं दिख पाते थे। इसके अलावा अमेरिकन साइंटिस्ट इसकी टेस्टिंग अर्ली इवनिंग आवर्स में करते थे। ऐसे में जब लोगों की नजर उनकी आंखों से ओझल वेस्ट में उड़ते हुए U-2 की चमकती सिल्वर विंग्स पर पड़ती तो वो इसे UFO समझ बैठते थे।
जबकि ये U2 के सिल्वर विंग से रिफ्लेक्ट होती डूबते सूर्य की रोशनी होती थी। 1940s में दिखने वाले ज्यादातर UFOs अमेरिका के प्रोजेक्ट मोगुल का हिस्सा थे, जिसमें हाई ऑल्टीट्यूड बलून्स पर माइक्रोफोन्स लगाकर उड़ाए जाते थे ताकि वो सोवियत न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट को ढूंढ सके। कोल्ड वॉर के उस दौर में सीक्रेसी बहुत ज्यादा जरूरी थी, इसलिए CIA ने जानबूझकर एलियन वाली थ्योरी को चलने दिया ताकि इसकी आड़ में एडवांस स्पाई एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स छिपा रहे। कहा जाता है कि इस दौरान अमेरिका ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक के जरिए अपने उन स्पाई एयरक्राफ्ट्स के फ्लाइंग टाइमिंग को नोट किया था, जिन्हें 1940 से 1970s के दौरान देखा गया था और जिन्हें UFO कहा जा रहा था। इसके बाद अमेरिका ने उन फ्लाइंग टाइमिंग को अपने फ्लाइट रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया था ताकि लोगों को ये कभी पता ना चल सके कि उन्होंने उस समय आसमान में जो उड़ते देखा था वो असल में अमेरिका के ही स्पाई एयरक्राफ्ट्स थे। 1974 में स्काई लैब एस्ट्रोनॉट्स ने गलती से एरिया 51 की फोटोग्राफ्स ले ली थी और अगर ये फोटोग्राफ्स पब्लिक में आ जाती तो अमेरिका के सीक्रेट प्रोजेक्ट का खुलासा हो सकता था। इसलिए इन इमेजेस को फिल्म रोल से हटाकर तुरंत क्लासिफाइड कर दिया गया। साल 1978 में एरिया 51 को ऑपरेशनल रखने की जिम्मेदारी CIA से लेकर एयरफोर्स को दे दी गई। इस दौरान अमेरिका में लगातार एरिया 51 की एलियंस और UFO से जोड़कर बात की जाती रही और 1994 में अमेरिकन एयरफोर्स के सफाई देने के बावजूद लोग यही मानते रहे कि एरिया 51 में एलियंस पर टेस्टिंग की जाती है। ऐसे में अमेरिकन लोग एरिया 51 से जुड़ी चीजों को डीक्लासिफाइड करने की मांग करने लगे, लेकिन वही दूसरी तरफ बिल क्लिंटन और जॉर्ज W बुश जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति इसे बिल्कुल भी पब्लिक नहीं करना चाहते थे और इसके लिए वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन कर चुके थे। लेकिन वक्त के साथ पब्लिक की डिमांड बढ़ती गई और लोग फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एरिया 51 से जुड़ी फाइल्स को डीक्लासिफाइड करने की जोरदार मांग करने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि 2013 में CIA को एरिया 51 से जुड़े डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाइड करने पड़े, जिनमें पहली बार ऑफिशियली एक्नॉलेज किया गया कि एरिया 51 एक सीक्रेट US मिलिट्री टेस्ट साइट है। डॉक्यूमेंट्स में कहा गया कि एरिया 51 में U2 और A12 ऑक्सकार्ड जैसे एरियल सर्विलेंस प्रोग्राम्स को टेस्ट किया गया था और यहां एलियन टेक्नोलॉजी से जुड़ा कभी कोई काम नहीं हुआ। यह भी सफाई दी गई कि इस साइट को लोगों से छिपाकर रखने के पीछे का मकसद इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन को सोवियत से छिपाना था, न कि किसी एलियन एनकाउंटर को कवर अप करना। इसी साल प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने पब्लिकली कबूला कि एरिया 51 एग्जिस्ट करता है और वो ऐसा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। हालांकि इसके बावजूद एरिया 51 के एलियन से जुड़े दावे रुक नहीं सके। साल 2014 में अमेरिकन साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन ने क्लेम किया कि वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं और वो वहां एलियंस के साथ मिलकर एडवांस टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन सिस्टम पर भी काम करने का दावा किया, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट उड़ने वाले एयरक्राफ्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने अपने क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए एलियंस की फोटोग्राफ्स और एडवांस टेक्नोलॉजीज की कुछ इमेजेस भी दिखाई। ये पहली बार था जब किसी साइंटिस्ट ने एलियंस के साथ काम करने का दावा किया और उनके इस दावे ने एक बार फिर दुनिया भर में एरिया 51 को चर्चा में ला दिया। ऐसे में साल 2017 में CIA ने एक बार फिर 13 मिलियन पेजेस पब्लिक किए, जिनमें कोल्ड वॉर, कोरियन वॉर और वियतनाम वॉर के साथ साथ स्टारगेट प्रोजेक्ट ऑन साइकिक फिनोमिना और UFO साइटिंग से जुड़ी जानकारी शेयर की गई। इन 13 मिलियन पेजेस में से 8 लाख पेजेस स्टारगेट प्रोजेक्ट ऑन साइकिक फिनोमिना और UFO साइटिंग से रिलेटेड थे। इसके बाद 2018 से एरिया 51 को गूगल मैप्स पर भी देखा जाने लगा। अब तक अमेरिका एरिया 51 से जुड़े कई खुलासे कर चुका था, लेकिन लोगों में यहाँ एलियन रिसर्च को लेकर क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा था। 1989 में एरिया 51 में एलियन रिसर्च को लेकर कई तरह के खुलासे करने वाले बॉब लजार ने 20 जून 2019 को फेमस पॉडकास्टर जो रोगन के पॉडकास्ट में फिर से वही बात दोहराई कि उन्होंने एरिया 51 में गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पर एलियन स्पेसक्राफ्ट पर काम किया था और वहां मौजूद एक एलियन से बात भी की थी। वो पॉडकास्ट इतना ज्यादा वायरल हुआ कि उसे करीब 6.5 करोड़ लोगों ने देखा। इससे एरिया 51 में की जा रही कथित एलियन रिसर्च की चर्चा फिर से सुर्खियां बटोरने लगी। इस बात से 20 साल का एक स्टूडेंट मैटी रॉबर्ट्स इतना ज्यादा फैसिनेट हुआ कि इस पॉडकास्ट के 7 दिन बाद 27 जून 2019 को उसने स्टॉर्म एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस नाम का एक फेसबुक इवेंट पोस्ट कर दिया। उसने इसमें लिखा कि जो लोग भी इसमें शामिल होंगे वो सब करीब 3 महीने बाद 20 सितंबर 2019 को
सुबह 3 बजे एक साथ नारुतो स्टाइल में दौड़ते हुए एरिया 51 में घुसेंगे ताकि वहां मौजूद सिक्योरिटी को चकमा दिया जा सके। इसके बाद वो एरिया 51 में दाखिल होकर वहां सालों से छिपे एलियन से जुड़े सीक्रेट्स को पब्लिक के सामने ले आएंगे। ये इवेंट पोस्ट इतना ज्यादा वायरल हुआ कि दुनिया भर से 35 लाख लोगों ने 20 सितंबर को एरिया 51 में घुसने के लिए उस फेसबुक पोस्ट पर रजिस्टर कर दिया। इसमें सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि ओहायो के रियल एस्टेट इन्वेस्टर आर्ट फ्रेसिक जैसे कई बेहद फेमस और रिच लोग भी शामिल थे। ये पोस्ट मैटी रॉबर्ट्स ने मजाक में की थी, लेकिन इस इवेंट में इतने लोगों का इंटरेस्ट देखकर वो बुरी तरह डर गया, क्योंकि इतने लोगों का इतनी सीक्रेट जगह पर पहुंचना एक बड़ा खतरा बन सकता था और इसके लिए उसी को जिम्मेदार ठहराया जाता। इसलिए मैटी रॉबर्ट्स ने घबराकर फेसबुक से वो इवेंट कैंसिल कर दी और अथॉरिटीज से माफी मांगी कि उसने ये सब मजाक में किया था। लेकिन इसके बावजूद लोग इसमें आना चाहते थे और उन्होंने एरिया 51 के पास इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना भी शुरू कर दिया था। ऐसे में अमेरिकन अथॉरिटीज को डर था कि अगर इनमें से 1% लोग भी एरिया 51 तक पहुंच गए तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। लेकिन जिस दिन इवेंट आयोजित हुआ, एरिया 51 के पास केवल 6000 लोग ही पहुंचे। स्थिति ये हो गई थी कि वहां इवेंट में पहुंचने वाले लोगों से ज्यादा पुलिस वाले थे। हालांकि वहां गए लोगों ने एरिया 51 में घुसने की कोशिश नहीं की और वो बाहर से ही उसे देखकर आसपास पार्टी वगैरह करके वापस से लौट गए। ऐसे में एरिया 51 के पास कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन इस पर अमेरिकन मिलिट्री को $11 मिलियन का खर्च उठाना पड़ा था। हालांकि इसके बाद भी एरिया 51 में पब्लिक के बीच ये चर्चा कम नहीं हुई कि वहां एलियन रिसर्च की जाती है। इस दौरान 2007 और 2017 में लीक हुई 3 ऐसी वीडियो फुटेज तेजी से सर्कुलेट हो रही थी जिनमें कुछ अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स उड़ते हुए दिख रहे थे और दावा किया जा रहा था कि ये एलियंस के यूएफओज है। ऐसे में 2020 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को उन पर भी सफाई देनी पड़ी कि ये वीडियो एलियन से जुड़े हुए नहीं है। इसके बाद 2021 में एक बार फिर से यूएफओज और एरिया 51 से जुड़े हजारों पेज पब्लिक किए गए। अमेरिका के इतने प्रयास के बाद लग रहा था कि अब एरिया 51 में एलियन रिसर्च की खबरें रुक जाएंगी, लेकिन जुलाई 2022 में एक बार फिर एक अमेरिकी इंजीनियर बिल यूहाउस सामने आए और उन्होंने एरिया 51 के S4 सेक्शन में एलियंस पर रिसर्च करने का दावा किया, जिससे एक बार फिर से एरिया 51 और एलियंस चर्चा में आ गए। उनके मुताबिक वो यहाँ यूएफओस की रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम कर रहे थे ताकि एलियंस की टेक्नोलॉजी को समझा जा सके। आगे उन्होंने ये भी कहा कि एरिया 51 में एलियंस को रखा गया है और उनकी नॉलेज से एडवांस एरियल व्हीकल्स और वेपन्स बनाए जा रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि वो जे रॉड नाम के एक एलियन से टेलीपैथी के माध्यम से बातचीत करते थे। जे रॉड नाम के एलियन का जिक्र उनसे पहले भी कई लोग कर चुके थे, इसलिए लोगों का एरिया 51 में एलियंस को लेकर शक बना रहा। यूं तो समय समय पर CIA ने कई अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स को अपने स्पाई एयरक्राफ्ट्स बताया है, लेकिन कुछ ऐसे अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में खुद अमेरिकन अथॉरिटीज को नहीं पता। ऐसे में यूएफओज और एलियंस के होने की थ्योरी पर लोग और भी ज्यादा बिलीव करते हैं। आम लोग ही नहीं, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी ये मानते हैं कि एलियंस सच में होते हैं। हाल ही में जब एक पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया कि डू एलियंस एग्जिस्ट, तो उन्होंने साफ कहा कि हाँ, एलियन एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि मैंने खुद किसी एलियन को नहीं देखा और न ही किसी एलियन को एरिया 51 में रखा गया है। उनके स्टेटमेंट के बाद से यूएफओ, एलियंस और एरिया 51 की डिबेट एक बार फिर से ग्लोबल लेवल पर चर्चा में आ गई। इसके बाद करंट अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और यूएफओ और एरिया 51 से जुड़े सेंसिटिव रिकॉर्ड्स फ्यूचर में पब्लिक करने की बात कर रहे हैं। उनकी एरिया 51 और एलियन पर दिए गए स्टेटमेंट्स ने इससे जुड़ी मिस्ट्री को और बढ़ा दिया है, क्योंकि जब टॉप लीडर्स खुद इस टॉपिक पर बात करते हैं तो लोगों की क्यूरियोसिटी और सस्पिशन दोनों बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि एरिया 51 की मिस्ट्री आज भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सीक्रेसी और सिक्योरिटी हमेशा स्पेकुलेशन को जन्म देती है। जितनी कम इंफॉर्मेशन पब्लिक होती है, उतनी ज्यादा इमेजिनेशन और रूमर्स फैलते हैं। आज एरिया 51 केवल एक मिलिट्री बेस नहीं, बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी, मिलिट्री पावर और ग्लोबल कंपटीशन का सिंबल बन चुका है। कई एनालिस्ट मानते हैं कि फ्यूचर वॉरफेयर स्पेस, AI और ऑटोनॉमस वेपन्स पर आधारित होगा और एरिया 51 जैसे सीक्रेट बेसेस इसी फ्यूचर की प्रिपरेशन का हिस्सा है। यही कारण है कि चाहे एलियंस हो या ना हो, लेकिन एरिया 51 में मिलिट्री एयरक्राफ्ट और वेपन से जुड़े रिसर्च किए जाते रहेंगे और इससे आने वाले दशकों में भी ये दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक बना रहेगा।